सो 10th क्लास स्टूडेंट्स, 3 दिन हो गया आपको मैं वीडियो लेक्चर नहीं दे पाया। उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। थोड़ा बिजी था, तो अभी हम फ्री हो गए हैं। रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे। सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन बच्चों को एडमिट कार्ड मिल चुका है। जैसे एडमिट कार्ड हाथ में आता है, अलग ही तरह की फीलिंग होती है, एक रिलैक्सेशन भी होती है और थोड़ी एक्साइटमेंट भी होती है कि स्कूल ने हमें फ्री कर दिया, एडमिट कार्ड मिल गया। अब भाई तेरे हवाले है वतन साथियों। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। मैं आपके साथ हूं, फाइनल तक साथ रहूंगा। अगर आप बीच में कहीं पर भी इतना सा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, आई रिक्वेस्ट मत करो, ऐसा मत करो। आपका रिजल्ट सिर्फ आपका रिजल्ट नहीं होता, एक टीचर की मेहनत भी होती है। अगर मैं आपको यहाँ इस चैनल के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि मेरी एनर्जी नहीं लग रही? आप देखते भी हो वीडियोस, लाइक भी करते हो, कमेंट भी करते हो, इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। तो वो बच्चे जो अभी लग रहा है, जिनको जहाँ खुद से भी फीलिंग आई जाती है कि सर थोड़ा हम टाइम वेस्ट करते हैं, मत करो टाइम वेस्ट। जितना भी टाइम है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करो अपने फाइनल रिजल्ट को एनहांस करने के लिए। 100% आप कर सकते हो, 100% आप कर सकते हो। कंडीशन एक ही है, कंडीशन एक ही है। एनसीईआरटी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए मैथ्स की, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं। एनसीईआरटी को एकदम कर दो। अब मैं बताता हूं, मैंने अपने कोचिंग में अभी बच्चों को 4 क्वेश्चंस दिए, 2 सर्कल के, 2 ट्राइंगल के, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लॉन्ग आंसर। बहुत से बच्चे उन क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं कर पाए। रीजन बिहाइंड, बहुत सारे क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर ये वो। लेकिन उन बच्चों को मैंने यही बोला है, जो मेरे कोचिंग वाले, कि एनसीईआरटी परफेक्ट करो। लेकिन वो भूल जाते हैं क्वेश्चंस। पहले उनको आते थे, लेकिन मैंने रैंडमली सडनली उनको क्वेश्चंस दे दिए, तो गड़बड़ाहट हुई। तो मैं ये कह रहा हूं कि सडनली कभी भी कोई भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, आप उसमें रुकने नहीं चाहिए। इस तरह से एनसीईआरटी परफेक्ट करनी। तो अगर इस तरह से एनसीईआरटी परफेक्ट होगी, मैं आपको श्योरिटी देता हूं 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आपके आएंगे। लेकिन जैसे मैं आपको सर्कल की एग्जाम्पल नंबर 3 देता हूं क्या होता है एग्जाम्पल नंबर 3? लेंथी सी, भूल जाती है सर, एंड में पता नहीं चल रहा कैसे करने। उसके बाद मैं ट्राइंगल जो 6.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 14 आपको पकड़ा दूं, फिर आप सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये हो नहीं रहा, बीच में सर भूल गए हम। यही तो मैं बोल रहा हूं पिछले कितने टाइम से। एनसीईआरटी को ऐसे परफेक्ट कर लो, उसका एक भी क्वेश्चन आपको भूलना नहीं चाहिए। तो जब एनसीईआरटी परफेक्ट है, टिप्स पर है, 10 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आपको क्वेश्चन मिले, बस वो आना चाहिए आपको, दैट्स ऑल। ऐसे परफेक्शन डालनी। चलिए, तो मेरे बच्चे यहां पर मेरे जो चैप्टर्स हैं, कितने बच गए, कितने बच गए चैप्टर? मैंने यहां पर आपको रियल नंबर तक करवा दिए, 10 चैप्टर मैंने करवा दिए, 4 चैप्टर मेरे बचे हुए हैं, और मैथ्स में आपको काफी ब्रेक भी है, उसमें भी सारे चैप्टर आपको रिवाइज करवाऊंगा। तो यहां पर लीनियर इक्वेशन में आज आपका स्टार्ट कर रहा हूं। इसका फाइनल में जो वेटेज है लगभग 6 मार्क्स का रहेगा, जितना रियल नंबर या क्वाड्रेटिक या एपी का रहता है, लगभग इतना ही इसका वेटेज है। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, रीजन इसमें टॉपिक्स आ जाते हैं कुछ जिसमें वर्ड प्रॉब्लम भी है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के क्वेश्चंस भी हैं, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। थोड़ा लेंथी है, बट जितना कंटेंट मैं आपको करवाऊंगा, बस वो सभी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, आज के लेक्चर में मैं यहाँ पर एक मेन हार्डकोर जो इसका टॉपिक है वो मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ध्यान से देखें, ये है सिलेबस। ग्राफ मेथड भी है, अलजेब्रा के 2 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, एंड वर्ड प्रॉब्लम। ये आप मेनली टॉपिक्स यहाँ पे कवर करते हो। बेसिकली 5 टॉपिक हैं। ग्राफ, ये 2 हो गए, ये 3 और ये 4, 1 2 3 4 5, 5 टॉपिक हो गए। तो पांचों टॉपिक मैं डिटेल में कराऊंगा। सिलेक्टिव क्वेश्चन मैंने, मतलब सारे टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सिलेक्ट कर रखे हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज को मेरा टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसका हर बार पेपर में जो है क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज मैं ये क्वेश्चन कवर करूंगा। टोटल 11 क्वेश्चन हैं। ये कर लोगे तो कैसा भी घूम के क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन आगे इन कंडीशंस पर बन जाएगा। बट 11 क्वेश्चन आप इन टॉपिक के परफेक्ट कर लो, ठीक है? तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता क्या है, इसका क्या मतलब है। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये बताने की तो अब जरूरत नहीं है ना फाइनल स्टेज पे। ये आपको पता है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये 2 है, पेयर होता है हमेशा।
तो इसके साथ 1 1 1 लिखना है, इसके साथ 2 2 2 लिखना है. दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. हो गया, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म. अब यहां पे जो कंडीशंस होती हैं कि जब भी आप किसी पेयर को सॉल्व करते हो, इन कंडीशंस को ध्यान में रखो. पूरे चैप्टर में इन कंडीशंस का रोल है. पेयर कोई भी सॉल्व करोगे, 2 वेरिएबल का पेयर कोई भी सॉल्व करोगे, पहले देख लिया करो सॉल्यूशंस कैसे आ रहे हैं, यूनिक आ रहे हैं, इनफाइनाइट आ रहे हैं या नो आ रहे हैं. देख लिया करो पहले, तो थोड़ा सा पता चल जाता है कि मेरा आंसर कैसे निकलने वाला. हो सकता है उसके इनफाइनाइट हो या फिर नो सॉल्यूशन और आप लगे उसको सॉल्व करने के लिए. तो कंडीशंस को याद अच्छे से करना है और चेक करने में सेकंड्स लगते हैं, 3-4 सेकंड्स लगते हैं. तो पहली कंडीशन जल्दी से लिखो मेरे साथ. इफ a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, यानी x के कोफिशिएंट का डिवीजन और y के कोफिशिएंट का डिवीजन अगर सेम नहीं आए तो क्या क्या होता है. क्या क्या होता है ध्यान से सुनो. जो सिस्टम है, पेयर जो दे रखा है वो कंसिस्टेंट होता है. पेयर क्या होता है? कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन निकलेगा. और वो सोल्यूशन है वो कौन सा निकलेगा? यूनिक सोल्यूशन निकलेगा. ये यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन है. दो बातें. तीसरी बात, जब हम ग्राफ मेथड करेंगे तब भी ये कंडीशंस को तुम्हें देखना होता है, ठीक है. तो यहां पर अगर ग्राफिकली देखें, ज्योमेट्रिकली देखें, तो ये लाइंस होती हैं और ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं. इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो ये तीन बातें तुम्हें पता होनी चाहिए इन कंडीशंस की, ठीक है. पहली कंडीशन है उसकी तीन चीजें पता होनी चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये सब है इसके अंदर. दूसरी कंडीशन में a1 by a2 b1 by b2 ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, और जो तीसरा होता है c1 by c2 वो भी इनके इक्वल आ जाता है, ठीक है. तो ये आपको फिर से तीन बातें बताएगा, और ये तीन बातों में सबसे पहले सिस्टम फिर से कंसिस्टेंट होता है, यानी सॉल्यूशंस निकल रहे हैं. दूसरी बात सॉल्यूशंस की, सॉल्यूशंस इनफाइनाइट निकलते हैं. तीसरी बात लाइंस कैसी होती हैं? ओवरलैपिंग लाइंस होती हैं, ओवरलैपिंग लाइंस होती हैं, कोइंसाइड्स करती हैं एक दूसरे के साथ. क्या करती हैं? कोइंसाइड्स करती हैं एक दूसरे के साथ. क्लियर? क्योंकि इन तीनों में से कुछ भी पूछ लिया जाता है, पता तो होना चाहिए इसका मतलब क्या है. जैसे कोइंसाइड्स लिखा है, पता ही नहीं है, आपने इनफाइनाइट याद रखा है. कोइंसाइड्स कंसिस्टेंट है, पता होना चाहिए कब कब कंसिस्टेंट होता है. तीन तीन बातें पता होनी चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट, नंबर 3, लास्ट कंडीशन. a1 by a2 इज इक्वल टू b by b2, लेकिन ये इक्वल नहीं होता. तीसरा वाला, इसमें सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है. इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशंस नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन. और लाइंस कैसी होती हैं? कभी मिल नहीं पाएंगी, पैरेलल लाइंस होती हैं. दैट्स ऑल. इन कंडीशंस को लिख लो, याद कर लो, इन पे क्वेश्चन आना ही आना है. तीन कंडीशन, ये तीन तीन बातें इनकी. अब आप देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इसके. मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या लिखा हुआ है. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. आपको k निकालना है और इनफाइनाइट मैनी की कंडीशन दे रखी है. सबसे पहले आपका काम होता है कि ये जो पेयर लिखा हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो. एक मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा आप शॉर्टकट ले सकते हो. एग्जाम में नहीं लेना शॉर्टकट, एग्जाम में डिटेल में करना, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ. तो ये पेयर लिखा, फिर यहाँ तुम्हें a1 लिखना है, b1 लिखना है, फिर c1 लिखना है, ठीक. फिर तुम्हें a2 लिखना है, फिर तुम्हें b2 लिखना है, फिर तुम्हें c2 लिखना है. लिख दिया? ऐसे करना है, ठीक है. इस पेयर को उतारना है क्वेश्चन से अपनी शीट के ऊपर, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है, और ये 6 नंबर लिखने हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2. फिर आपको कंडीशंस लिखनी है. सिंपल लिखना है, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. क्या कंडीशन सिखाई अभी आपको मैंने? a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2. बहुत से बच्चे इसके 2 केस करते हैं, मेरे बच्चे इसके टोटल 3 केस बनते हैं, और तीनों केस आपको यहाँ पे करने होते हैं. अब वो 3 केस क्या बनते हैं, ध्यान से सुनो. आपको यहाँ पर पहले तो आप वैल्यूज डालो. जैसे a1 का वैल्यू कितना है? k. a2 का वैल्यू कितना है? 12. b1 का वैल्यू कितना है? 3. b2 का वैल्यू कितना है? k. c1 का वैल्यू कितना है? माइनस ऑफ k माइनस 3. c2 का वैल्यू कितना है? माइनस k. डाली तीनों वैल्यूज.
फिर बहुत से बच्चे क्या करेंगे, बस फर्स्ट 2 को सॉल्व करके आ जाएंगे, या फिर नेक्स्ट 2 को सॉल्व कर देंगे। नो, फर्स्ट और 3 कहाँ गया, उसको भी करना होता है। तो टोटल आपको 3 पॉसिबिलिटीज, 3 केस यहाँ पे करने होते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि हो सकता है कोई एक नंबर छूट ना जाए आपका, मतलब कोई के का वैल्यू निकल रहा हो और उसको आप छोड़ के आ जाओ क्योंकि एक केस आपने लिया ही नहीं। तो देखो कैसे करना है। पहला केस आपका k/12 इज इक्वल टू 3/k, ये पहला, इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा 3/k इज इक्वल टू ये, इसका माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट, k-3/k। और तीसरा केस, पहला और लास्ट, k/12 इज इक्वल टू k-3/k। ऐसे 3 केस लेने हैं, इनको सॉल्व करना है, जितनी भी पॉसिबल k की वैल्यूज आएंगी वो सभी निकालनी है, उसमें से वो रिजेक्ट कर देनी है जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं दे रही होगी। तो मेरे बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k² इज इक्वल टू 36, तो k का वैल्यू आ गया तुम्हारे पास 6 और -6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो तुम देखोगे k² -3k और 3k तुम बना रहे हो, यहाँ पर ये आ गया 6k बन जाएगा। यहाँ से फैक्टराइज किया k-6, k 0 से कैंसिल कर देते हो, गलत बात है, k का वैल्यू 0 निकल रहा है, ये आगे 2 वैल्यूज k की 0 और 6। यहाँ से तुम k निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर k² हो गया, यहाँ किया 12k हो गया, यहाँ किया 12×3=36। तो हमने देखा k² 12k इधर ले आओ, 36 इधर आ गया, प्लस का हो गया, इक्वल टू 0। तो ये टोटल बन गया k-6 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी है बेसिकली। तो यहाँ से k6 आया, देखो k6 आया तो कितनी वैल्यूज आ गई, k6 आया, k0 आया, k-6 आया। तो बहुत से बच्चे तीनों वैल्यूज निकाल के आ जाएंगे। नो नो, ऐसा मत करना। जब आपके पास 2 या 3 या ऐसी कुछ वैल्यूज आ रही हैं, आपने हर वैल्यू को चेक करना होता है कि क्या ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, मतलब k पुट करने से तीनों बराबर आ रहे हैं, कुछ नहीं करना होता। जैसे k में 0 ले रहा हूँ, वो मैं इसमें डाल दूंगा, यहाँ 0 डाला, यहाँ ये तो नॉट डिफाइंड होगा, k यहाँ 0 डालूंगा, टर्म ही नॉट डिफाइंड हो जाएगी, तो ये बराबर नहीं आ रहे, तो k तुम्हारा 0 रिजेक्ट हो गया। फिर तुम -6 को चेक कर लो, तो -6 को चेक किया, यहाँ -6 डाला, यहाँ -6 डाला, ये -1/2 आ जाएगा, यहाँ -6 डाला, यहाँ -6 डाला, तो ये भी कट के -1/2 आ रहा है, यहाँ -6 डाला, यहाँ -6 डाला, तो -6 और -3 -9, यहाँ ये 1/2 नहीं आएगा, तो इसका मतलब -6 भी रिजेक्ट हो गया। तो ऐसे आपको चेक करना है, तीनों ये बराबर आने चाहिए, जिनको तीनों को बराबर लेके चले थे ये बराबर आने चाहिए, तो बराबर नहीं आ रहे, तो तुम यहाँ पर लिखोगे ओनली k इज इक्वल टू 6 गिव्स इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, दैट्स ऑल। बाकी वाले अपने अभी रिजेक्ट हो गए। इस स्टेटमेंट में इतना कुछ छुपा हुआ है कि आपने सब बता दिया कि सिर्फ k ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है, 0 और -6 हमारे रिजेक्ट हो गए। ये है क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। इस टाइप के और भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें k की 3-3 वैल्यूज बन रही हैं। बाकी वाले जो क्वेश्चंस हैं सिमिलर टाइप, वो आपको आपकी नोटबुक पे करने हैं 100%, देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्या कंडीशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, इनफाइनाइट की। बहुत सिंपल है, ए और बी निकालना होता है। आप कुछ नहीं करेंगे, जो मैंने कंडीशन बताई है बस वो सभी कंडीशंस लेंगे, अपने आप ए बी सब्स्टिट्यूशन से निकल जाएगा। ये आपको करना है, होमवर्क है। डाउट आता है मेरे को पूछो, डाउट आता है मेरे को पूछो। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इनफाइनाइट का है, ये भी इनफाइनाइट के क्वेश्चन ही चल रहे हैं, स्टार्टिंग में इनफाइनाइट के, ये भी आप करेंगे मेरे बच्चे। पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा सा वैल्यूज बहुत सारी देता है, तो उसमें बच्चों को गलती लगती है, मिस्टेक होती है, वो मैंने आपको बता दिया। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि ये ए बी जैसा ही है, वो बहुत सिंपल है, ये हो सकता है इसमें थोड़ी दिक्कत है, तो यहां पर मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। देखो इनफाइनाइट की कंडीशन है, थोड़ा शॉर्टकट लेंगे, बाकी डिटेलिंग कैसे करनी मैंने आपको बता दी। क्या शॉर्टकट है, a1 बाय a2, a2 वहां से उठाएंगे 4, b1 यहां से उठाएंगे, ये b1 वहां से उठाएंगे b2, ये b2 यहां से उठाएंगे c1 यहां से उठाएंगे c2। अब यहाँ पे c1 c2 का भी कंफ्यूजन होता है कि कभी इसको इस तरफ कर दिया जाता है, कभी उस तरफ कर दिया जाता है। मेरे बच्चे जो c1 c2 है एक तरफ होने चाहिए, दोनों लेफ्ट साइड हो जाए, दोनों राइट साइड हो जाए। जिग जैग नहीं चाहिए कि एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है और वहीं से तुम उनको उठा रहे हो, वो गलत हो जाएगा। दोनों को ले जाओ आप राइट साइड,
जहाँ दोनों को रखो लेफ्ट साइड, दैट योर चॉइस। यहाँ दोनों हमारे राइट साइड में थे तो मैंने कुछ नहीं किया, उनका साइन कुछ नहीं बदला, जो थे उनको लिख दिया, दोनों क्योंकि एक तरफ है। तो यहाँ पर हमने इनफिनाइट की कंडीशंस लगा दी है, जो मैंने केस आपको बताए। ये कट कटा के 1/2 आ रहा है और ये भी माइनस कट गया और ये आ रहा है। ये पहला केस। दूसरा केस, पहला और तीसरा भी ले लेता हूं, और फिर ये वाला केस। ठीक है, अब यहां पे पहला, दूसरा और तीसरा जो केस है, यहां पर देखेंगे कि इसकी जरूरत पड़ेगी कि भी नहीं। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, 2a - 8 a - 1, ये a इधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, a बचेगा, 8 उधर जाएगा, +8 हो जाएगा 7, तो a 7 आ गया। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5b एंड कितना बन गया, 5b - 1 इधर गया, ये आ गया 4b + 2। 5b में से 4b गया, कितना आ गया, b आ गया, ये 1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा, 3 आ गया। तो बच्चे a और b यहीं से निकल गया। यहाँ से आप ट्राई करोगे ए बी निकालने की, इक्वेशन बन के रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे करके जरूर आया करो। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस आपने, a - 1 को इससे करेंगे। एग्जामिनर को पता होना चाहिए, चेकर को, कि हाँ भाई आपने अटेम्प्ट किया हुआ लीनियर इक्वेशन बना के तुम आगे। निकलेगा नहीं यहाँ से ए बी, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है। ठीक है, निकलेगा नहीं आपसे, कट आ जाए तो अलग बात है। ए को इससे किया 2, ये बन गया 2ab + a, 1 को इससे कर रहा हूँ -2b - 1, इसको कर रहा हूँ मैं 5ab बन गया, 5ab बन गया। फिर यहाँ पे -a आ गया, यहाँ से आ गया -20b और यहाँ से आ गया +4। तो मेरे बच्चे 2ab, वो वाला 2ab इधर आ गया, कहाँ है, 5 है ये 5ab इधर आ गया, यहाँ पे है +a -2b, वहाँ से उतारा a, यहाँ से +20b इधर हो जाएगा, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, 1 उधर ले जाओ, +1 हो जाएगा। बस आप सिंप्लीफाई कर दो, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, -3ab और यहाँ पे a और a 2a हो गया और 2b और 20 18b बने। कुछ नहीं निकलेगा, क्वेश्चन ही ऐसा है। ठीक है, लेकिन आप इतना अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी a और b की वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें a और b दो होते हैं, तो घबराना नहीं, बड़ा सिंपल होता है, कंडीशन वो लगाते जाओ जो समझा रहा हूँ। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये भी इन्फिनाइट की p और q निकालना है, सेम कंडीशन से निकालना है, इन्फिनाइट की कंडीशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपने करना है। ठीक है, mn वाला है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। बस आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको प्रैक्टिस जरूर कर लेना, कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छे से, इनमें दिक्कत नहीं आएगी, बट प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन में बता रहा हूं। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं नो सोल्यूशन के। तो नो सोल्यूशन वाले क्वेश्चंस में कंडीशन हमें पता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। समझ आ गया, ये आपके a1 b1, ये आपके a2 b2 c2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये नो सोल्यूशन की कंडीशन लगा दी, कंपेयर करके ए बी सी वगैरह सब आपने निकालना है, a1 वगैरह। अब तुमको क्या करना होता है, तुमको क्या करना होता है, इसमें ज़्यादा कुछ कंडीशन नहीं लेनी, एक पहली ले लो और एक लास्ट ले लो। ठीक है, बेसिकली तुम्हें k का वैल्यू निकालना होता है, तो नॉट का भी सोल्यूशन दिखाया करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3k - 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2k, 3k में से इधर गया, ये k आ गया। ठीक है, 3k 2k इधर आएगा, 3k में से 2 गया, k आ गया, ये 3 उधर जाएगा, -1 + 3 ये 2 हो जाएगा, तो k का वैल्यू 2 आ गया फॉर नो सोल्यूशन। लेकिन यहां भी आप दिखाया करो कि क्या नहीं होना चाहिए, आप छोड़ देते हो, फिर एग्जाम में फिर मार्क्स कम आ जाते हैं। सर आपने बोला था 80 आएंगे, 79 आ गए, इसलिए नहीं आते क्योंकि आप दूसरी कंडीशन छोड़ देते हो। ये k इधर आ गया, यहाँ पे k1 है, नॉट इक्वल, ये -1 है, 1 उधर जाएगा, -1 जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये दो आंसर आपको निकाल के आने। ये सोल्यूशन बता रहा है कि k2 होना चाहिए नो सोल्यूशन के लिए, और ये कंडीशन ये बता रही है कि k -2 नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो कंडीशंस आपने इसमें दोनों लगा के चलना है, नहीं तो दिक्कत रहेगी। ओके, तो आगे नो सॉल्यूशंस के मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको प्रैक्टिस करना, बिल्कुल सेम पैटर्न में दो कंडीशन लगा के उनको सॉल्व करना। आपको क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट किए हैं बड़े सोच समझ के किए हैं, जरूर उनको प्रैक्टिस करना। ये नो सॉल्यूशन का अल्फा बीटा आपको यहां से निकालना है।
ये भी आपका नो सॉल्यूशंस का यहाँ से के का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट करना। कोई दिक्कत आएगी कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10th, अब आगे यूनिक सॉल्यूशन वाले। अब यूनिक सॉल्यूशन में क्या कंडीशन था, बोलो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो a1 तुम्हारा यहाँ पे 1 है, a2 तुम्हारा 3 है। ये सबसे इजी वाला होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं। c वाला तो है ही नहीं ना इसमें, ये आ गया, और b2 तुम्हारा k आ गया, दैट्स ऑल। c को लेना ही नहीं इसमें, कभी नहीं लेना, चाहे उसमें k हो या नहीं हो, c नहीं लेना है, क्योंकि यूनिक का है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k नॉट इक्वल टू 6। तो ये इतने ही स्टेप्स में आपका निपट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक कुछ बन जाएगा, बस उसमें नॉट इक्वल आपको चलाते जाना है। तो k 6 नहीं होना चाहिए, यही इसका आंसर है। k 6 नहीं होना चाहिए अगर यूनिक सोल्यूशन इसका चाहिए तो, दैट्स ऑल। तो ए क्वेश्चन आपका और यूनिक सोल्यूशन का ये आपके लिए छोड़ रहे, ठीक है। k का वैल्यू यहाँ पे आपको बताना है। तो आज मैंने एक छोटा सा टॉपिक कवर किया है, लेकिन 11 क्वेश्चंस है। मैं चाहता हूं ये 11 क्वेश्चंस आपकी नोटबुक पे कंप्लीट सॉल्व होने चाहिए और इनकी अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए। किसी क्वेश्चन में दिक्कत आता है मुझे कमेंट करो, बताओ ये क्वेश्चन नहीं निकला, मैं आपको वो सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो आज के लेक्चर में इतना बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।